नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज की सबसे विशेष खबर कि येदियुरप्पा साहब ने कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया। ये अटकलें बहुत दिनों से चल रही थी। वो दिल्ली भी बुलाए गए थे, दिल्ली में उन्होंने सबसे भेंट भी की थी। ये चल रहा था कि उनकी मर्जी से होगा क्या नहीं होगा। खैर, आज वो पटाक्षेप हो गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया और अब आने वाले समय में बीजेपी जो है एक नए चीफ मिनिस्टर की बात कर रही है। थोड़ा कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर पे चलने से पहले येदियुरप्पा साहब कितने इंपॉर्टेंट थे ये आपको बता दें। ये वहाँ 8 बार एमएलए रहे थे, 1 बार एमपी हुए थे और शायद देश के गिने चुने लोग हैं जो 4 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। 4 बार, 3 बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और भाजपा के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए थे कि पहली बार भाजपा के द्वारा की सरकार 2008 में इन्हीं के नेतृत्व में कर्नाटक में बनी थी। उससे पहले दक्षिण के किसी भी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बनी है। तो आज तक भी जो दक्षिण के राज्य हैं मूल रूप से, उसमें केवल यही एक स्टेट है जहाँ पे भाजपा की सरकार है। इनका एक वो भी है कि 2011 में इन्होंने करप्शन के चलते इनको इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि उस वाले करप्शन का चार्जेस से ये बरी हो गए थे शायद 2016 में। और भाजपा से इनकी कुछ नाइत्तेफाकी हो गई थी और उसी के चलते इन्होंने भाजपा से रिज़ाइन किया था। कर्नाटक जनता पक्ष बनाई थी अपनी पार्टी, लेकिन इनको 1 ही 2 साल में समझ में आ गया कि अलग से नहीं चल सकते हैं। भाजपा को भी समझ में आ गया कि बिना येदियुरप्पा के उनका कोई भाजपा कुछ बहुत कर नहीं पाएगी। तो दोनों तरफ से कंप्रोमाइज़ हुआ और 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ये वापस भाजपा में घर वापसी हो गई और उस बार इन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा और लोकसभा में ये पहुंच गए। बाद में जब 2018 में फिर असेंबली इलेक्शन हो रहा था तो फिर वापस आके एमएलए बन गए थे। जो ये 4 बार वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उसमें 2 टर्म इनके काफ़ी शॉर्ट थे। एक ये 17 मई 2018 से 19 मई 2019 तक 2 दिन के लिए बने थे। हालांकि उसका रिकॉर्ड हम उत्तर प्रदेश में होल्ड करते हैं। सबसे कम समय के चीफ मिनिस्टर हमारे जगदम्बिका पाल साहब, जो अपने घर के बाहर लगाते हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। 1 दिन के थे शायद, वो 24 घंटे के पूरे थे कि नहीं थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन 1 दिन के चीफ मिनिस्टर, वो रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के पास है। लेकिन 2 दिन का रिकॉर्ड येदियुरप्पा साहब के पास है। इनके पास 2 दिन का भी है और इनके पास फिर एक रिकॉर्ड 5 दिन का भी है, क्योंकि जब 2007 में ये 12 नवंबर 2007 से 19 नवंबर 2007 तक भी एक बार चीफ मिनिस्टर बने थे। शुरू में ये जेडीएस कुमार स्वामी के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी। फिर ये था कि हम लोग कितने 20-20 महीने के लिए रहेंगे। तो जब कुमार स्वामी का अपना टर्म पूरा हो गया तो उन्होंने फिर इनको नहीं बनाया चीफ मिनिस्टर। वो सब यूपी में भी हो चुका है, ये हम लोग याद कर चुके हैं। मैं एक थोड़ी इनसे एक दिलचस्प खबर इसलिए बता दूं जो जनरली उसका पॉलिटिकल वो नहीं है। ये सारे नेता जो होते हैं ना, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ये सब लोग जरा अंक ज्योतिष और भगवान, प्रेडिक्शन, क्या नग पहनना, इसमें बहुत विश्वास रखते हैं। 2007 में येदियुरप्पा साहब ने की स्पेलिंग जो नाम की थी YEDIYURAPPA थी। इसको इन्होंने चेंज करके 2007 में किया YEDDYURAPPA। किसी उसने बताया होगा अंक ज्योतिष या उसने कि भाई ये नाम कर लीजिएगा तो बढ़िया हो जाएगा मामला, लेकिन नाम वो चला नहीं। फिर जब ये 2019 में आए तो फिर इन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज की। फिर ये वापस YEDIYURAPPA पे चले गए। ये मैं इसलिए आपको सिर्फ बता दिया कि ये कितना इन लोगों का विश्वास रहता है कि नाम चेंज होने से, अंगूठी पहनने से कैसे कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। अब जरा हम लोग बात कर लें कर्नाटक की। कर्नाटक में देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि ऐसा कहा जा रहा है, आज कर्नाटक सरकार के, भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उनकी 2 साल की एनिवर्सरी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये सरकार बनी थी तो येदियुरप्पा साहब ने खुद ही कहा है कि मुझसे केंद्रीय नेतृत्व ने कहा था कि आप 2 साल के लिए चीफ मिनिस्टर हैं। तो 2 साल पूरे हो गए तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनकी उम्र 78 साल है, वो अब मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए इत्यादि इत्यादि, वो उस पर भी आगे बात कर लेंगे। दूसरा, ऐसा कहा जा रहा है कि शायद
येदियुरप्पा साहब का खराब स्वास्थ्य भी एक कारण है जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। तीसरा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनके जो लड़के हैं उनके ऊपर बहुत आक्षेप लग रहे थे कि वो भ्रष्टाचार के आक्षेप लग रहे थे, वसूली के आक्षेप लग रहे थे, और वो इतने ज़्यादा हो गए थे कि उसको इग्नोर करना शायद भाजपा नेतृत्व के लिए मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए भी इनसे कहा गया कि अगर आप इसको अब छोड़िए। अब एक दो चीज़ें समझ लीजिए। जो लिंगायत हैं, जिसका मैंने पहले भी एक अपने एपिसोड में जिक्र किया, लिंगायत वहाँ की सबसे डोमिनेटिंग कमेटी है। करीब 16-17% केवल लिंगायत के वोट्स होते हैं, और केवल 16-17% वोट नहीं है, वो प्रभावशाली समाज है। मतलब उसके यहाँ जो लोग काम करते हैं, मतलब वो 16-17% वोट तो उसके हैं ही, वो प्रभाव डालेगा इससे ज़्यादा वोट पे। और ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटक की 224 जो सीटें हैं उसमें से 90 से 100 सीटों पे ये डायरेक्ट इफेक्ट कर सकते हैं जीत हार का। तो लिंगायत वहाँ की प्रभावशाली समृद्ध कम्युनिटी है, और ये उसी से आते थे। और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा का जो करंट नेतृत्व है वो इग्नोर नहीं कर सकेगा किसी लिंगायत को, बनना लिंगायत ही को है। क्योंकि उसके पीछे स्टोरी ये कही जाती है कि जो वीरेंद्र पाटिल साहब थे, जो वहाँ के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, प्रभावशाली लिंगायत कम्युनिटी से आते थे। 89 में चीफ मिनिस्टर, मतलब अपने बूते पे कांग्रेस को जिता के बन के चीफ मिनिस्टर बने। उनको पक्षाघात का वो स्ट्रोक हुआ अक्टूबर 1990 में शायद। राजीव गांधी उनसे मिलने गए, और उसके बाद राजीव गांधी जब एयरपोर्ट पे आए तो लोगों ने उनके कान भरे कि भाई ये कैसे चलेंगे, इनका स्वास्थ्य खराब है, ये तो बन नहीं सकते। और राजीव गांधी ने बिना एक ये कर्टसी दिखाए उनसे बात किए, एयरपोर्ट पे ही अनाउंस कर दिया कि अब पाटिल साहब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। उसको लिंगायत समाज ने अपने अपमान के तौर पे लिया था, और 90 से आज का दिन हो गया करीब 30 साल, लिंगायत वापस फिर कांग्रेस को वोट नहीं दिए हैं। तो इसलिए बीजेपी भी बहुत फूक के कदम रख रही है कि ये लिंगायत समाज को वो किसी भी हालत में अफोर्ड ही नहीं कर सकती है उसको नाराज़ करना। तो ज़्यादा उम्मीद यही है कि लिंगायत समाज ही से कोई आएगा। अब आप एक चीज़ कर्नाटक की भी समझ लीजिए। 2018 में चुनाव हुए, उससे पहले 2008 के चुनाव में भाजपा की सरकार बनी, फिर 2013 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी, फिर 2018 के चुनाव में जब चुनाव हुए तो बीजेपी की 104 सीट 224 में, और कांग्रेस की 80 सीट, और जनता दल इसकी 37 सीट, ये कॉम्बिनेशन वहाँ बना था। और उसी समय ये 2 दिन के लिए तभी ये मुख्यमंत्री बने थे। इनको फिर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी थी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और इनको ये चीफ मिनिस्टर पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक चीज़ याद रखिएगा, 2018 में भी जो प्रतिशत वोट था वो बीजेपी को 36.35% मिला था, कांग्रेस को 38.14% मिला था, और जनता दल एस को 18.3% मिला था। फिर कांग्रेस और जनता दल एस ने हाथ मिलाया और कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर बने। और फिर आपको याद होगा कैसे वो 16-17 MLAs को किस तरह से मैनेज किया गया, उनको तोड़ा गया। और अब ये कहा जा रहा है कि पेगासस भी उसमें एक रोल प्ले किया था, जो पेगासस जासूसी हुई उसका भी रोल माना जा रहा है, क्योंकि उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर के पीए, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पीए, सीतारमैया के पीए, मतलब बहुत से इन लोगों की जासूसी हुई थी, और ऐसा माना जा रहा है कि पेगासस ने भी इसमें एक रोल प्ले किया था। ये जब बाई इलेक्शंस हुए इन 15 जगह पे, उन 15 बाई इलेक्शंस में बीजेपी 12 इलेक्शंस जीत गई। वो लोग जो यहाँ से छोड़ के गए थे, कांग्रेस को छोड़ के या जनता दल इसको छोड़ के गए थे, 12 शायद जनता दल इसको छोड़े, कांग्रेस को छोड़े थे, 3 जनता दल इसको। तो उसमें से 12 सीटें बीजेपी जीती, 2 सीटें कांग्रेस जीती, जनता दल एक भी नहीं, और एक रिबेल बीजेपी का जीता था। तो अब इनकी गणना 224 में 117 की हो गए MLAs इनके पास हो गए हैं। ये पिछले ऐसा आप कह रहे हैं येदियुरप्पा साहब कि वो 2-3 महीने से पेशकश कर रहे थे अपने इस्तीफे की। उन्होंने ये भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, जब उनसे कहा गया कि आप कहीं के गवर्नर बनने जा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं कहीं का गवर्नर बनने नहीं जा रहा हूँ, मैं कर्नाटक में रहूँगा और यहीं की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहूँगा, और यहीं कर्नाटक की सेवा करूँगा। तो मतलब वो कर्नाटक के इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। दूसरा, उन्होंने एक और चीज़ कही, उन्होंने कहा कि अभी मैं अगले 10-15 वर्ष तक कर्नाटक की सेवा करता रहूँगा, तो वो कहीं से भी
रिटायरमेंट का कोई दूर दूर तक वो नहीं है। एक चीज़ और उस समय पहले ये था कि शायद उनको ये कहा जाएगा कि भाई आप अपना सक्सेसर को चुनना चाहते हैं, वो अभी उन्होंने या तो बताया नहीं है या उनसे पूछा नहीं गया है। अब बीजेपी की चुनौती कहाँ कहाँ शुरू हो रही है? बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है मेरे हिसाब से कैबिनेट फॉर्मेशन, क्योंकि जब जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है, उस चीफ मिनिस्टर बनने में भी कुछ नाम आ रहे हैं कि कौन कौन है। जो एक सीटी रवि साहब हैं, फिर एक बासवराज बोम्मई साहब हैं जो होम मिनिस्टर हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर शायद जहाँ तक उम्मीद है कि येदियुरप्पा साहब इन्हीं को बैक करेंगे। अरविंद बेलाट साहब हैं, बासवगौड़ा पाटिल यत्नाल साहब हैं, ये पुराने आरएसएस के हैं, तो इनकी भी संभावना है बनने की। और भी लोग हैं खींचतान में। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएल संतोष साहब, जो अगर आपको याद हो उत्तर प्रदेश में आए थे सब मामला ठीक करने, उनका नाम भी ले रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मण हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी बहुत संभावना है। पहली चीज़ तो ये हो गई कि जो कैबिनेट फॉर्मेशन होगा उसमें बड़ी सिरदर्द होने वाला है, क्योंकि जो भी नया चीफ मिनिस्टर बनेगा उसको इतने फैक्शन को एक साथ रखना होगा। येदियुरप्पा बहुत बड़े लीडर हो गए थे, तो येदियुरप्पा बहुत से लोगों को समझा बुझा के कैसे भी करके मैनेज कर लेते थे। नए लीडर के लिए वो चैलेंज होगा। दूसरा चैलेंज ये होगा कि ये जो 15, 16, 17 लोग जो दूसरी पार्टी से डिफेक्ट होके आए और आपके टिकट पे जीत गए, इनको आप कितना अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ 17 MLAs बन गया है और उन लोगों ने आपस में ये कहा है कि हम लोग कहीं पे भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो इस पूरे 17 MLA का जो ब्लॉक है उसके प्रति उसको कैसे क्या मिला, क्या ट्रीटमेंट मिला, वो देख के ये 17 MLA एक ग्रुप के रूप में वर्क करेंगे और उनका अगर उनको ठीक से रखा गया नहीं रखा, वो एक हरदम थ्रेट रहेंगे। वो या तो प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते रहेंगे बीजेपी में, या एक खतरा ये भी रहेगा कि वो कभी भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। तो अगर वो 17 MLA साथ छोड़ देंगे तो बीजेपी फिर अल्पमत में वो सरकार हो जाएगी। अब ये हो रहा है कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी हम ऑब्जर्वर भेज रहे हैं सेंटर से और कर्नाटक लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक होगी, लेकिन आपको हमको ये सब पता है कि ये जनरली बातें कागज़ पे रहेंगी, लेकिन जिसको हाईकमान मतलब सो कॉल्ड हाईकमान, उनके यहाँ हाईकमान का मतलब मोदी जी और अमित शाह जी, अब चूंकि उस पद पे बैठ गए हैं जेपी नड्डा साहब, तो दस्तखत उनकी भी चाहिए होगी, लेकिन मूल रूप से मोदी जी और अमित शाह जिसको करेंगे बनेगा तो वही चीफ मिनिस्टर। लेकिन कर्नाटक में एक जिसको कहते हैं अब गेम ओपन हो गया है, और जैसा एक माना जा रहा था कि नहीं 2023 तक कुछ, यानी 2023 से पहले भी बीजेपी का नेतृत्व परिवर्तन तो हो ही गया है, लेकिन सरकार भी क्या चेंज हो सकती है इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।